नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गणित बैच में, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट के लिए। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी को हम कवर करने जा रहे हैं इस सीरीज़ के ज़रिए। अगर आप नए हैं तो फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। आइए हम इस सीरीज़ में, इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप में से जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को समझ रहे थे और उसमें हमने एनालिटिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था, हार्मोनिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था। आज हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से रियल नंबर्स के साथ प्रोसेसिंग होती है, रियल वेरिएबल के साथ प्रोसेसिंग होती है, जिस तरह से आप रियल वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसी तरह से कॉम्प्लेक्स को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो इंटीग्रेट भी कर ही सकते होंगे। ठीक है, तो हमको यही देखना है कि इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स का किस तरह से होता है। उसमें जरूरी है समझना कॉची इंटीग्रल थ्योरम को। ठीक है, तो हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम को बहुत ही अच्छी तरह से समझने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले लाइन इंटीग्रल से। ठीक है, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि एक पाथ के ऊपर अगर आपको इंटीग्रेशन लेना है तो वो आप किस तरह से लेंगे। तो अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और आपको पता है कि वो u प्लस आई बी टाइप का होगा और उसको आपको जो है वो मान लो इंटीग्रेट करना है एक पाथ में। पाथ जो है वो इस तरह से दिख रहा है, मान लो उसमें एक पॉइंट a जो है वो यहाँ पे है और ये जो b पॉइंट है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, और ये जो है वो पाथ आपका c है। राइट, ये पाथ भी हो सकता है, इसको आप कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से जो है वो हमको एक पाथ मिला है। इसको आपको अगर इंटीग्रेट करना है, आपका फंक्शन है u प्लस आई वी टाइप का और आपका z जो है वो क्या होगा इसमें x प्लस आई वाई, जो कि वेरिएबल है आपका। ठीक है, अगर आप z को डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो वो बन जाएगा dz इज इक्वल्स टू dx प्लस आई डी वाई। तो आप मुझसे पूछेंगे कि डिफरेंशिएट करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन लेना है। तो इंटीग्रेशन आपका कुछ इस तरह से होगा, इंटीग्रेशन ओवर दी कर्व, ये जो भी कर्व है हमारा a टू b f ऑफ z और ये आएगा dz। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर द कर्व c f ऑफ z dz। राइट, ओके, तो आपके पास जो आपका कर्व है उसको आपको कंसिडर करना है, उसकी लिमिट यहाँ पे ले लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका फंक्शन जो कि है u प्लस आई वी और dz क्या हो गया आपका dx प्लस आई डी वाई। सिंपल है। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो है वो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और जो भी इंटीग्रेशन आता है उसका इंटीग्रेशन आपको लेना होगा। ठीक है, अब इस तरह से ये तो थियरी पोर्शन हो गया। राइट, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो आप कहेंगे कि ये तो आसान सा लग रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही आसान है। राइट, इसमें कुछ भी जो है वो ज़्यादा बड़ा लॉजिक, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए इसको समझाता हूं कि ये जो है वो किस तरह से आप उसको एग्जीक्यूशन में उसको करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे जो कि है f ऑफ z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का। ठीक है, तो आपका f ऑफ z जो है वो ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई, और आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। देन इंटीग्रेट इट फ्रॉम द ओरिजिन टू 1 प्लस आई इन द पाथ y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, चलिए, तो आपके पास फंक्शन कौन सा है, गिवन डेटा में आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई। इसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए जो पाथ है वो आपको ड्रॉ कर लेना है। हमेशा शुरुआत इस तरह से कीजिए, जो भी आपके पास पाथ है उसको कृपया सबसे पहले ड्रॉ करिए। राइट, मैं यहाँ पे पाथ को ड्रॉ करने के लिए एक्सिस ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे है मेरी एक्स और वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और y इज इक्वल्स टू एक्स जो है वो आपका पाथ है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स ऑब्वियसली एक लाइन होगी जो कि इस तरह से जो है वो आपको दिखेगी। ठीक है, ये हो गया आपका पाथ। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो इंटीग्रेशन आपका होगा इस तरह से, इंटीग्रेशन पाथ c f ऑफ z dz। ठीक है, चलिए, पाथ c में आपको क्या बोला है कि आपको इंटीग्रेशन करना है ओरिजिन से 1 प्लस आई। तो ओरिजिन आपका होता है 0 प्लस 0 आई से। ओके, और आपको जाना है कहाँ तक, 1 प्लस आई तक। ठीक है, ओके, अब 1 प्लस 0 से लेकर के 1 प्लस आई तक जाएंगे। एफ ऑफ जेड जो है वो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई
और यहाँ पे जो आपका ये जो dz आएगा वो आएगा dx प्लस आई डी वाई, अभी अभी हमने देखा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल में सीधे सीधे इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल है, राइट। तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे कि नाउ आपको इंटीग्रेशन किस में करना है, y इज इक्वल्स टू एक्स, ये पाथ आपको दे रखा है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स मतलब कि dy अगर दोनों डिफरेंशिएट करूंगा तो dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स तो dy इज इक्वल्स टू dx आपका हो जाएगा, राइट। ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो आप ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिलेगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ओके, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, i की जगह पे सॉरी y की जगह पे x, यहाँ पे dx प्लस आई dx। ठीक है, इस तरह से आपको मिल गया है। अब इंपॉर्टेंट है लिमिट, आप लिमिट क्या लेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिमिट है 0 से लेके 1 प्लस आई की, राइट। अगर आप ये जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता आपका तो 0 जो है वो 0 0 पॉइंट यहाँ पे आता, ठीक है, 0 प्लस 0 आई। अब ये 1 प्लस 1 आई है तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे कहीं पे आएगा जहाँ पे आपका रियल जो है वो भी 1 होगा और इमेजिनरी जो है वो भी 1 होगा, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा आ रहा है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ x का, सिर्फ और सिर्फ x का वेरिएबल आ रहा है। तो x का वेरिएबल जो है अगर उसी को आप कंसिडर करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ x की एक्सिस कंसिडर करनी है। तो x एक्सिस में आपका फंक्शन कितना वेरी कर रहा है, फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है, फ्रॉम 0 टू 1 ये वेरी कर रहा है इस तरह से। तो आपको जो भी वेरिएबल आपका आता है उसी की लिमिट ले लेनी है, ये बात जरा दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, अगर ये y का वेरिएबल आता तो मैं y की लिमिट लेता, वो भी जो कि यहाँ पे 0 से 1 की ही है। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो इसको समझ सकते हैं। ओके, अब इनको इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप पहले जो भी कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल लीजिए। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, राइट, और यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस आई, और dx जो है वो कॉमन आएगा दोनों में से। ठीक है, अब पहले आप क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस आई जो है वो तो एक नंबर ही है तो उसको आप बाहर ले सकते हैं। तो 1 प्लस आई जो है वो बाहर आ गया। ओके, अंदर वाली जो भी टर्म है उसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस आई एक्स स्क्वायर बाई 2, और 0 से 1 की हम जो है वो लिमिट लगा देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई, ओके, पहले एक जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे हम लिमिट पे, तो वो होगा 1/3 माइनस आई इंटू 1/2, और 0 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो i इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, ओके, और ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3i डिवाइड बाई 6। ठीक है, 2 माइनस 3i डिवाइड बाई 6। अब जो है वो आपको क्या करना है, आखिर में ये कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो मैं आपके छोड़ता हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपली आपने क्या किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके पास जो फंक्शन था उसमें आपने जो भी हमारी इंटीग्रेशन की जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल किया, इंटीग्रेशन इन द कर्व f ऑफ z dz, राइट। और 0 से 1 प्लस आई की लिमिट जो थी हमको दे रखी थी, और हमको ये दे रखा था कि ये आपका पाथ है। तो y इज इक्वल टू एक्स का पाथ, तो y इज इक्वल टू एक्स मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहाँ पे dy की जगह पे भी dx मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आंसर जो है मुझे आपको देना था, तो आंसर इस तरह से हमको मिला है। आखिर में आपको आंसर मिल सकता है। चलिए, तो इस तरह से आप किसी भी कर्व के ऊपर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई एक कर्व की। अब अगर ये कर्व क्लोज्ड होता, यानी कि बंद कर्व होता, जैसे कि सर्कल, तो आप इंटीग्रेशन के लिए क्या कंसिडर करते, जब भी कर्व क्लोज्ड होता है तब हमारे पास आते हैं कोची भाई साहब। ठीक है, क्योंकि कोची बाबा ने हमको ये समझाया है कि किस तरह से जो है वो आप क्लोज्ड कर्व के ऊपर काम कर सकते हैं। उसी के ऊपर से आया है पहले कोची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, अब कोची इंटीग्रल थ्योरम जो है वो कहता क्या है कि अगर आपके पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है सबसे पहले तो, ओके, और एनालिटिक से उनका मतलब क्या है कि एनालिटिक से आपका जो फंक्शन है वो किसी क्लोज्ड कर्व C के ऊपर कंटिन्यूअस होना चाहिए हर एक पॉइंट पे अंदर, मतलब कि कर्व के अंदर और कर्व के ऊपर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक कर्व ले लूँ, जो कि एक रीजन ले लूँ जो कि क्या है, एक सर्कल का रीजन है। ठीक है, तो सर्कल के इस रीजन के हर एक पॉइंट के ऊपर
राइट। यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, राइट। तो अगर हर एक पॉइंट के ऊपर जो भी पॉइंट अंदर वाला पॉइंट ले लीजिए आप, और अगर हर एक पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन एनालिटिक है, ऑल्दो अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के पेरिफेरी के ऊपर है, फिर भी आपका फंक्शन अगर एनालिटिक है, मतलब कि इन एंड ओवर दी रीजन ऑफ दी गिवन कर्व, ठीक है, अगर आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक होता है, तब आप कोची इंटीग्रल थ्योरम लगा सकते हैं। तो कोची इंटीग्रल थ्योरम हमको क्या कहता है? तो कोची भाई साहब ने ये कहा है कि अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे इस वाले केस में क्लोज्ड कर्व पे, क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व है इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो साइन है उसके ऊपर सर्कल किया जाता है, राइट, वो तो आपको पता ही होगा। एफ ऑफ जेड डी जेड वो आएगा आपका सीधे सीधे 0, राइट। मतलब ये है कि आपका एक कर्व जो है वो क्लोज्ड है, आपका जो फंक्शन है वो इस रीजियन के ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है, ठीक है, रीजियन के ऊपर भी और रीजियन के अंदर भी, कहीं पे भी नॉन एनालिटिक नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो उसका इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व में 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जरूरी तो नहीं है कि आपका जो रीजन है वो इस तरह से एक ही कर्व से बना हो, ठीक है, हो सकता है कि रीजन में दो अलग अलग पोर्शन हो, और उन दोनों पोर्शन मान लो कि C1 और C2 दोनों पे अगर आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक होता है, तो आप कह सकते हैं कि आप जो है वो फंक्शन के 2 पार्ट में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब कि पहले पार्ट में इंटीग्रेशन कर लीजिए और दूसरे पार्ट में भी इंटीग्रेशन कर लीजिए, ओके, तो वो भी आएगा 0, राइट। बस यही जो है कॉची इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है, कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 आता है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। तो ये है एक छोटा सा एग्जाम्पल में हमको कहा है कि एक आपका फंक्शन है जो कि है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 5z⁴ माइनस z³ प्लस 3, ओके। इसको आपको इंटीग्रेट करना है अराउंड द रीजियन ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये है स्क्वायर के वर्टाइसेस। तो उसको लेने के लिए मुझे ऑब्वियसली एक्सिस लेनी होगी, यहाँ पे मैंने एक्सिस ले ली, ये है आपका ओरिजिन पॉइंट, ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस। यहाँ पे जो है हम पॉइंट को नोट करेंगे, तो ओरिजिन है ये रहा 0 0, ठीक है, पहला पॉइंट, ओके। इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं, ये है ए बी सी और डी, ताकि ये जो है वो आपको आसानी हो जाए, ओके। बाद में 0 0 के बाद आएगा 1 0 पॉइंट, तो कि ये रहा 1 0 पॉइंट जो कि है आपका बी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 1 1 पॉइंट, तो कि यहाँ पे आएगा वो 1 1, उसके बाद आएगा 0 1 पॉइंट, ठीक है, तो वो जो है वो यहाँ पे आएगा 0 1 पॉइंट डी पॉइंट, ठीक है। चलिए इनको आप जो है वो जोड़ लेंगे तो आपके पास इस तरह से पूरा रीजियन जो है वो बन जाएगा। इस रीजियन के ऊपर आपको इंटीग्रेट करना है, ओके। इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे कि I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब ये आपका कर्व जो है वो क्लोज्ड है, ऑब्वियसली क्लोज फिगर है, सो वो आएगा एफ ऑफ जेड डी जेड। तो क्या आया आपके पास? इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड कर्व C 5z⁴ माइनस z³ प्लस 3, ओके, और dz। चलिए अब आप जो है वो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको लिमिट चाहिए होगी, लेकिन लिमिट को ढूंढने से पहले आपको क्या कर लेना है? आपको जो है ये देख लेना है कि आपका फंक्शन इस रीजियन के अंदर एनालिटिक बनता है कि नहीं बनता है। एनालिटिक का मतलब है कि आप रीजियन के अंदर उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? तो आप क्या करेंगे कि आप जरा ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि आप इसको डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा कुछ इस तरह से, एफ डैश ऑफ जेड वो आएगा क्या? 5 यहाँ पे 4z³, ठीक है, 5 × 4z³ माइनस 3z² प्लस 0, ओके। अब आपको क्या करना है? इस इंटीग्रेशन में z की जगह पे अलग अलग वैल्यूज लेनी है इस रीजियन से, ठीक है। इस रीजियन से z की जगह पे आप अलग अलग वैल्यूज लेंगे तो आपको क्या कोई आंसर मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, राइट। किसी ना किसी वैल्यू के लिए यहाँ पे यूनिक आंसर एक होगा आपके पास, पहली बात ये समझने वाली है। दूसरी बात ये समझने वाली है कि किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं होगा कि आपको आंसर नहीं मिलेगा या फिर आंसर जो है वो इनडिफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। तो मतलब यह है कि फंक्शन आपका इस रीजियन में कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है हर एक पॉइंट पे। तो आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक है, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन दी गिवन रीजियन, ठीक है, ऑन दी गिवन रीजियन। आपका जो
एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक है। अगर आपका एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला ये कहता है कि आपका इंटीग्रेशन होगा 0। ठीक है, आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपका फंक्शन एनालिटिक है और जो है वो एनालिटिक फंक्शन के लिए कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, कोची इंटीग्रल थ्योरम सॉरी, ये कहता है कि आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको सिंपली समझना है। आपके पास एक रीजियन होगा, उस रीजियन में आप चेक कीजिए कि आपका फंक्शन कहीं पे भी इनडिफाइनाइट होता है। अगर नहीं होता है तो आपका फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक कहलाएगा। एनालिटिक कहलाएगा का मतलब क्या होता है, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, और ऐसे केस में जो क्लोज कर्व पे इंटीग्रेशन है वो 0 होता है एज पर कोची इंटीग्रल थ्योरम। ओके, बीच में मुझसे बोला गया था कि कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, ऐसा मैं क्यों बोला था, क्योंकि वो हमारा आगने वाला टॉपिक है। ठीक है, आइए उसको हम जो है वो ध्यान से समझते हैं। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है और वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब देखिए, अब इससे पहले क्या हो रहा था कि आपका जो फंक्शन था वो जो है वो रीजियन के अंदर एनालिटिक था। ओके, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था जो आपके फंक्शन को इनडिफाइनाइट करता हो, जहां पे आपका फंक्शन डिफाइनाइट ना हो, या फिर जहां पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट ना हो जा रही हो, ऐसा कोई भी पॉइंट जो है वो वहां पे नहीं था। राइट, अगर ऐसा पॉइंट नहीं था तो हम कोची इंटीग्रल थ्योरम का इस्तेमाल करके सीधे सीधे 0 इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो मान लो कि अंदर को ऐसा पॉइंट मिलता है रीजियन में जहां पे आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, वहां पे क्या करेंगे आप, वहां पे आपको करना होगा कोची इंटीग्रल फॉर्मूला का प्रयोग। अब वो क्या होता है कि आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक है इन एंड ऑन द क्लोज कर्व सी, लेकिन आपके पास एक पॉइंट है z इज इक्वल्स टू a जो कि इनसाइड c है, c के अंदर है। राइट, मैं यहाँ पे c ले लेता हूँ, ये है हमारा क्लोज्ड रीजियन c। हर एक पॉइंट पे आपका z जो है वो एनालिटिक है, लेकिन जब आप कोई पॉइंट इस तरह से लेते हो जो कि है z इज इक्वल्स टू a पॉइंट, वहां पे कुछ तकलीफ हो रही है मुझे। जब भी मैं ये पॉइंट प्लग इन करता हूं मेरी वैल्यू में, एफ ऑफ जेड की वैल्यू में, तब एफ ऑफ जेड जो है वो डिफाइनेट नहीं होता, या फिर वहां पे डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो वहां पे एनालिटिक नहीं बनेगा। मतलब कि ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा मुझे। राइट, और आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है वो पोल्स कहलाता है। ठीक है, उसको जो है हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन आप जो है वो इस पर याद रखिए कि ये जो है वो पोल का पॉइंट होगा जहां पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। राइट, तो इस वाले केस में आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस वाले केस में अगर आप इंटीग्रेशन लेते हैं इस तरह से, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व सी, ओके, एफ ऑफ जेड जो है उसका डिनोमिनेटर में z बाई ए दे रखा है, ठीक है, dz, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो मतलब आपको करना क्या है कि एफ ऑफ जेड में ए की वैल्यू रख दो, आगे 2 पाई आई रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। राइट, बहुत सारी बुक्स में इस तरह से भी दिया जाता है कि 1/2 पाई आई, 1/2 पाई आई क्लोज्ड कर्व सी एफ ऑफ जेड, z माइनस ए dz इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। इस तरह से बहुत सारी बुक्स में दे रखा है। आप ये करो, ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो या नीचे वाला करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको कहूंगा कि आप ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो जो है वो थोड़ा सा समझने में आसान है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि इस फॉर्मूला का जो है वो इस्तेमाल कैसे होता है। राइट, तो इस फॉर्मूला के इस्तेमाल को समझने से पहले हमको एक छोटा सा जो है वो कॉन्सेप्ट समझना होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में सर्कुलर रीजियन को किस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि ये आपका एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है और उसमें ये जो है वो रियल एक्सिस है और ये जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है, और यहाँ पे आपका जो है वो ओरिजिन पॉइंट है, और ओरिजिन पॉइंट को आप समझ सकते हैं कि ये सर्कल का जो है वो सेंटर है। तो मान लीजिए कि वो है Z0 सर्कल का सेंटर, या फिर A, जो भी आप कह दो। ठीक है, और उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, ये है सर्कल की रेडियस R। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपका जो सर्कल है उसको इस तरह से आप डिनोट कर सकते हो, मोड z माइनस ए इज इक्वल्स टू आर, माइनस Z0, सॉरी ये बाद में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, माइनस Z0 इज इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पे जो Z0 है इट इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड R इज ऑब्वियसली इट इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से जो आप उसको डिनोट कर सकते हो। तो अगर मुझे ये कहा है कि z इज इक्वल्स टू 3, मोड z इज इक्वल्स टू 3, मान लो ऐसा दे रखा है, तो इसका क्या मतलब होगा, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि मोड z माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो आपका सेंटर क्या है,
सेंटर इज z0 इज इक्वल्स टू 0 इज योर सेंटर, मतलब कि ओरिजिन 0 0, ठीक है। और रेडियस कितनी है आपकी, 3 जितनी रेडियस है, ये आपको समझना है, राइट। तो ये जो है वो आपका स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड एक फॉर्म है रीजियन के अंदर सर्कल को दिखाने का, ठीक। तो आप जो है वो मोस्टली z0 की जगह पे ए बी बहुत सारी बुक्स में लिखा जाता है, इसलिए मैंने पहले गलती से ए बी लिख दिया था, राइट। लेकिन वो गलती एक्चुअली सही है। आप बहुत सारी बुक में z माइनस ए इज इक्वल्स टू आर बी पाओगे, क्योंकि a जो है वो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, एक नंबर होने वाला है, एक रियल नंबर होने वाला है, इसलिए आपको जो है वो z0 की जगह पे a भी मिलेगा, तो यहाँ पे ये a भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है वो समझना है, राइट। और ये बात जो है वो दिमाग में याद रखनी है कि मोड z इज इक्वल टू 3 अगर दे रखा हो तो ये क्या होगा कि z माइनस 0 इज इक्वल टू 3 है, तो आपका सेंटर 0 पे आएगा और 3 जितनी आपकी रेडियस आएगी। क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, पॉइंट अंदर है या बाहर है ये जानने के लिए। चलिए तो अब हम इस कोची इंटीग्रल फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है जो कि गेट का ही क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया था और उसमें ये पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, जो कि ये है आपका इंटीग्रल, ठीक है। तो ये इंटीग्रल जो है मैं उसको अलग से यहाँ पे लिख लेता हूँ, i इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड कर्व e पावर z अपॉन z माइनस 2 dz, ओके। अलोंग दी कंटूर c, आपका जो है वो कंटूर है जो कि है c, उसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटीग्रल लेना है, राइट। अब इंटीग्रल जो लेना है उसके लिए आपके पास दो जो है वो रीजन, दो जो है वो पॉइंट दे रखे हैं, सॉरी। पहला पॉइंट है वो है z0 इज इक्वल्स टू 2 विच इज इनसाइड दी कंटूर c। मान लो कि पहले आपको क्या लेना है कि z0 इज इक्वल्स टू 2, वो कहां पे है, इनसाइड c है, वो कहां पे है, इनसाइड c है, ठीक है। अब अगर आपका z0 पॉइंट c के अंदर होता है तो आपको क्या करना है वो जरा ध्यान से देखिए, ओके। पहले मैं c को एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे c नहीं दे रखा है लेकिन मैं मान लेता हूं कि वो सर्कल है, ठीक है। ये इस तरह से एक सर्कल मुझे दे रखा है, ओके। अब ये जो सर्कल है उसके अंदर मेरा z0 पॉइंट है, z0 इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। अब ये क्या इंडिकेट करता है जरा ध्यान से देखिए। जब आप z इज इक्वल्स टू 2 को इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे z की जगह पे 2 आएगा, z की जगह पे जैसे ही 2 आप सब्सटीट्यूट करेंगे आंसर हो जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा। जब आपका डिनोमिनेटर 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो इनडिफाइनाइट फॉर्म देता है आपको, 1/0 विच इज इनफाइनाइट विच इज इनडिटरमाइंड फॉर्म, तो वहां पे जो है आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब यह है कि आपका फंक्शन z इज इक्वल्स टू 0 वाले पॉइंट पे एनालिटिक नहीं करता है, एनालिटिक नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि आपका पॉइंट कंटूर के अंदर है तब आपको कोची इंटीग्रल फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला जो है वो आपको क्या बताता है, फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि i इज इक्वल्स टू, वहां पे मैंने दूसरा फॉर्म को दिया था 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व c f ऑफ z अपॉन z माइनस a dz। अगर आपके पास है तो आप लगाओगे सीधे सीधे f ऑफ a, राइट। आप सीधे सीधे f ऑफ a लगाओगे तो आपको यहाँ पे जो भी z के बाद माइनस a करके दिया है उसको आपको z की जगह पे सब्सटीट्यूट करना है, राइट। अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका f ऑफ z क्या हो रहा है, हियर योर f ऑफ z इज नथिंग बट e पावर z, ओके, एंड z माइनस 2 इज योर z माइनस a, ठीक है, z माइनस a, दैट मीन्स योर a इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 2। तो आप f ऑफ a फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ पे z की जगह पे a सब्सटीट्यूट कर दीजिए। आइए तो z की जगह पे a सब्सटीट्यूट करते हैं, तो e पावर z की जगह पे a, मतलब कि z की जगह पे 2, ठीक है, तो वो होगा e पावर 2, e का स्क्वायर, राइट। अब जब e का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल ओवर क्लोज कंटूर c 1/2 पाई आई, ओके, और f ऑफ z यहाँ पे e पावर z अपॉन z माइनस 2 dz। अगर आपका कर्व, आपका पॉइंट z इज इक्वल टू 2 जो है वो अंदर है कर्व के, तो आपका आंसर आएगा 2, ठीक है। ये होता है इस्तेमाल आपके कोची इंटीग्रल फॉर्मूला का, ठीक है। तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला का इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो।
आसान, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से आप इसको समझ सकते हो। चलिए अब हम ये देखते हैं कि दूसरा केस जो है वो क्या कहता है। दूसरा केस हमको ये कहता है कि आपके पास एक पॉइंट है z0 = 2 जो कि आउटसाइड है कंटूर के, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट इनसाइड नहीं होता और कंटूर के बाहर होता इस तरह से, और मैं आपको बोलता कि कंटूर के अंदर इंटीग्रेट करो, ठीक है। आपको पता है कि जब आप z = 2 प्लग इन करेंगे तब आपका फंक्शन क्या होता है, इनडिफाइनाइट होता है, राइट। लेकिन कंटूर के अंदर तो z = 2 है ही नहीं, कंटूर के अंदर आपका ये पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब आप कंटूर के अंदर इंटीग्रेट करेंगे सो देयर विल बी नो एनी इश्यू, तो आपके क्लोज्ड कर्व के अंदर इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका कर्व बाहर लाई करता है, और बाहर लाई करता है इसलिए आपका फंक्शन कर्व के अंदर हर एक पॉइंट पे डिफाइनाइट होगा ही होगा, ठीक है। वो जो है वो हर एक पॉइंट पे एनालिटिक होगा ही होगा, ठीक है। इसीलिए इस केस में क्योंकि आपके कर्व के हर एक पॉइंट के अंदर फंक्शन एनालिटिक कर रहा है, इसीलिए आपका कोची इंटीग्रल थ्योरम लगेगा। z0 = 2 is outside the C, that means your f of z is analytic on each point inside and on C, inside भी और C के ऊपर भी। तो इसका मतलब ये होगा कि as per कोचीज इंटीग्रल थ्योरम आप कह सकते हो कि आपका जो क्लोज्ड कर्व के ऊपर जो इंटीग्रल होगा 1/2 पाई i f of z - a dz वो होगा 0। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर दूसरे केस में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 0। चलिए दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि कोची इंटीग्रल फॉर्मूला के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला जो है वो आपने समझा था कि आपका जब फंक्शन जो है वो एनालिटिक होता है क्लोज कर्व C के ऊपर, ठीक है, और आपका जो z है वो C के अंदर है, वो तो आप समझ ही चुके हैं इस बार, ठीक है, कि आपका जो पॉइंट होगा z = a वो आपके कर्व के अंदर होगा जो कि आपके फंक्शन को एनालिटिक नहीं बनाएगा। उस केस में अगर आपका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से है कि भाई आपको क्लोज कर्व के ऊपर इंटीग्रेशन करना है, f of z upon z - a की n पावर है, ठीक है, यहाँ पे जो भी पोल है उसकी n पावर अगर होती है तब आपका इंटीग्रल फॉर्मूला जो है वो इस तरह से बनता है 2 पाई i अपॉन n - 1 फैक्टोरियल f n - 1 टाइम्स आपको उसको डिफरेंशिएट करना है, और बाद में जो है वो आपको यहाँ पे उसका z की जगह पे a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है वो जरा मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूँ कि एग्जांपल हमने अभी अभी देखा था उसी में अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँ कि अगर ये एग्जांपल इस तरह से हो e⁻z अपॉन z - 2 उसका अगर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ मान लो, ठीक है, उसका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, तो पहले क्या था z - 2 और उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं थी, लेकिन अगर 2 पावर होती है तब आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मान लेता हूँ कि z = 2 इज इनसाइड C, ठीक है, मतलब कि z = 2 पे ऑब्वियसली फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा। तो उस केस में इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि n = 2 है इसीलिए आपको n - 1 लेना होगा जो कि होगा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो वो होगा 2 पाई i डिवाइड बाई ये होगा 1 फैक्टोरियल 2 - 1, ठीक है। और n - 1 का मतलब क्या होगा, n - 1 का मतलब होगा 2 - 1 जो कि होगा 1, तो मतलब कि एक बार आपके फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना होगा, सो f' ऑफ a लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो है f of z = e⁻z। आप एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे e⁻z ही रहेगा, ठीक है। और f' ऑफ a जब आप फाइंड करेंगे मतलब कि f' ऑफ 2 होगा, ठीक है, a की जगह पे 2 है, तो जब 2 पुट करेंगे तो वो होगा e²। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 पाई i 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है और ये होगा इंटू e², ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। अगर ये 3 पावर होती तो मैं क्या करता, मान लो यहाँ पे 2 की जगह पे
3 पावर होती, राइट। तो n हो जाता आपका 3, यहाँ पे n-1 हो जाता 2, राइट। तो आपको यहाँ पे एक की जगह पे 2 फैक्टोरियल लिखने पड़ते और एक बार डिफरेंशिएट करने की जगह 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता। अब ऑब्वियसली e पावर z का 2 बार डिफरेंशिएशन पे e पावर z ही होता है, तो यहाँ पे आंसर आपको e² ही मिलना है हालांकि, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आएगा जो कि ये 2 को कैंसिल कर देगा, तो आंसर आएगा πi इंटू e²। तो दोस्तों ये था आज का पूरा लेक्चर। हमने जाना कि किस तरह से कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। आपको ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी है कि अगर आपका पॉइंट जो है वो रीजन के अंदर होगा जहाँ पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं करेगा, तब आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। और अगर आपका पॉइंट रीजन के बाहर है, मतलब कि आपका फंक्शन जो है वो रीजन के अंदर पूरी तरह से एनालिटिक है, हर एक पॉइंट पे एनालिटिक है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है उसको एनालिटिक होने में, तो आप सीधे सीधे उसका इंटीग्रेशन 0 जो है वो कर सकते हैं, जो कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम के बेस्ड से होता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में। अगर आपको कोई भी इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत रहती है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व आउट करूंगा। ये था आज का पूरा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पूरा जो है वो समझ में आया होगा। मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।